नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं ICICI बैंक के बारे में। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं ICICI बैंक के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम के बारे में, तो 24,416 करोड़ की टोटल इनकम है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के नंबर भी बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एनकरेजिंग है। 8819 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 7500 करोड़ के आसपास का था। तो अच्छी खासी ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है। फिलहाल हम सभी को पता है एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसकी चिंता बहुत ही बनी हुई है, तो प्रोविजनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने इस क्वार्टर में 2741 करोड़ की प्रोविजनिंग की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी ऊपर जाती हुई भी नजर आ रही है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो जो शुद्ध मुनाफा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड 4939 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऊपर गया है और साथ ही साथ पिछले साल के मुकाबले परफॉर्मेंस हमें ओवरऑल सुधरता हुआ नजर आता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें तो 18.04% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले ये नंबर हमें नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं है। एनपीएस के रेशियोज के बारे में बात करें तो ग्रॉस परफॉर्मिंग ऑन एसेट यानी कि जीएनपीए का जो परसेंटेज है वो 4.38% है, जो कि ओवरऑल हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसका रीज़न हम सभी को पता है, क्योंकि आरबीआई की जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से एनपीएस डिक्लेयर नहीं करने हैं, इसी के कारण ये गिर रहे हैं। बाकी कोई बड़ा रीज़न ऐसा नहीं है कि सच में यहाँ पर एनपीएस कम हो चुके हैं। बाकी तो एनपीएस की सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है, लेकिन आरबीआई के नॉर्म्स ऐसे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर फिलहाल एनपीएस के नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नेट एनपीएस के बारे में बात करें तो 0.63% का नेट एनपीएस का परसेंटेज है, जो कि हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। 1.7% का रिटर्न ऑन एसेट्स है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हर एक छोटा इंप्रूवमेंट तो इंप्रूवमेंट ही होता है। सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो आपको पता ही है, एनपीएस को लेकर फिलहाल चेंज होते हुए नजर आए हैं। अगर ये रूल्स नहीं होते तो एनपीए की सिचुएशन और भी खराब हो सकती थी। अगर बात करें ग्रॉस एनपीएस के बारे में तो वो 5.42 हो सकता था, और अगर बात करें इसके नेट एनपीए के बारे में तो वो 1.26% हो सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिजल्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो एनपीएस हमें फिलहाल इस रिजल्ट में दिखाई देते हैं, जो 0.63 के आसपास का था नेट एनपीए, जो कि 1.26 होता अगर ये रूल्स नहीं होते। तो ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन एसेट क्वालिटी यहाँ पर सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। ऑफकोर्स एनपीएस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, तो एसेट क्वालिटी खराब हो रही है और प्रॉफिट यहाँ पर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट आए बहुत ही शानदार रिजल्ट तो हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी रीजनेबली ओके रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स एक लार्ज कैप स्टॉक है, 3,70,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 537 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि हमें 1.65% ऊपर दिखाई दिया। एक साल की अगर बात करें तो 0.9% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, तो फ्लैट रिटर्न्स इसे कहे जाएंगे। अगर बात करें 5 ईयर्स के बारे में तो मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं, 171% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 36.26 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 26.57 है। तो सेक्टर के पी के मुकाबले महंगा है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स को स्टडी करते वक्त प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2.67 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.3 चलता हुआ नजर आता है। तो सेक्टर के साथ ही हमें यह चलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू तो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2017 में 1.13 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 1.49 लाख करोड़ का हो चुका है। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो 0.1 लाख करोड़ का प्रॉफिट हमें
2017 में देखने को मिला था, जो कि 2020 तक में भी देखने को नहीं मिला है। उसके बाद हमें प्रॉफिट्स लगातार गिरते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन आईसीआईसीआई बैंक में हमें कई बार देखने को मिल जाती है। एसेट क्वालिटी कई बार यहाँ पर हमें बीच में बहुत ज़्यादा खराब होती हुई नजर आ जाती है। चंदा कोचर वाला मामला भी हम सभी को पता है, इसके कारण आईसीआईसीआई बैंक को कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने शानदार तेजी दिखाई है। अक्टूबर में 350 के आसपास ट्रेड करा था, उसके बाद दौड़कर 550 के आसपास हमें फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो कल ही स्टॉक ने अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और बाउंस बैक दिखाया, और आप देख पाएंगे जो क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन की हमें दिखाई दे रही है वो 20 डेज के मूविंग एवरेज के स्लाइटली ऊपर ही देखने को मिली है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई देता है। लेकिन जो कैंडल बनी हुई है उससे हमें ये ज़रूर पता चलता है कि ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 48.72 है, जो कि हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 52.82 है, जो कि ओवरऑल हमें वीक ही होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 52 का नंबर भी हम न्यूट्रल कंडीशन कह सकते हैं। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन के नीचे ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल है 559 का लेवल और लोअर बैंड है 522 का लेवल। अगर बात करें स्टॉक के ऑल टाइम चार्ट्स के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसे शानदार मूवमेंट बना कर दी है। आप देख पाएंगे ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेजुअली स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन बीच में कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। कई बार स्टॉक हमें भारी गिरावट पे अवेलेबल मिल जाता है और अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाता है। सिर्फ क्रैश की बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं 2008 या फिर जो फिलहाल मार्च में क्रैश हुआ था, उसके अलावा भी कई बार स्टॉक में हमें रीजनेबली ओके करेक्शन हमें देखने को मिल जाता है, रीजनेबली गुड करेक्शन देखने को मिल जाता है और अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ जाती है। जनरली स्टॉक अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है, और ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 372 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मेरा मानना है ओवरऑल बैंक अच्छा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी ठीक ही आए हैं। यहाँ पर फिलहाल जो बैंक के सारे रिजल्ट्स हैं हम कोई बराबर अंदाज़ा नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि एनपीए की सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है। ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि एनपीए की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब भी हो सकती है। तो ऐसे में हर एक बैंक हो गया वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर सहन करना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट्स तो बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि एनपीए की सिचुएशन यहाँ पर कम खराब हो रही है, कोई प्रोविजनिंग कम कर देता है, तो इसके कारण सिचुएशन में हमें थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। प्रॉफिट्स फिर भी ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन अभी कुछ बैंक्स तो हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोविजनिंग ऊपर करते जा रहे हैं, जिसके कारण नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। कई बैंक्स के रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, ऐसी सेम सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। एक्सिस बैंक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसमें भी प्रोविजनिंग हमें ज़्यादा देखने को मिली थी और प्रॉफिट्स हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे आते हुए नजर आए थे। तो बैंकिंग सिचुएशन में फिलहाल तो मेरे हिसाब से जो मार्केट लीडर स्टॉक है वहीं पर रहना बहुत ही अच्छा है, और आईसीआईसीआई बैंक उन्हीं में से एक है। मेरा मानना है कि अगर आप बैंक्स में निवेश कर रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, और उसके बाद अगर आपको निवेश करना है तो एक्सिस बैंक में निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है, आपकी क्या प्रायोरिटी लिस्ट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिलहाल तो मेरा मानना है यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज फिलहाल इस प्राइस पे तो हमें नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि जो हमें मार्केट की सिचुएशन दिखाई दे रही है और जिस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक के फंडामेंटल्स हैं, बुरी बैंक नहीं है लेकिन इससे बेहतर बैंक मार्केट में अवेलेबल है, ये भी हम सभी को पता है। इसीलिए मेरा मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक के पीयर्स को देखकर इसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर वैल्यूएशन दिखाई नहीं दे रहा है, अट्रैक्टिव पोजीशन हमें दिखाई नहीं दे रही है, कि अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 480 के आसपास नजर आता है, मेरे हिसाब से वहाँ पर अच्छी वैल्यू है जहाँ पर निवेश किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे दिनों तक यहाँ पर कंसोलिडेशन भी देखने को मिला था और इसका जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है वो 477 के आसपास बनकर आता है। पर्सनली अगर मैं इसे निवेश करना चाहूंगा तो 480 और बिलो के लेवल्स पर ही निवेश करना पसंद करूंगा, वरना अगर आप फिलहाल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक हमें नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और उसके लेवल्स हमने 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किए हैं, उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।